नमस्कार। मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 3 भाग 1 के तीसरे अध्याय ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे। इस पाठ से संबंधित 10 प्रश्न मैं पहले ही इससे पहले वाली वीडियो में जो है करवा चुका हूँ। उससे आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 11वां है, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था लागू थी? तो इसका उत्तर है कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में जो उस समय टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद जो है कंपनी ने जो है बहुत सारे जो इलाके थे उन पर अपना कब्जा कर लिया था। तो वहाँ पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लागू की। रैयतवाड़ी व्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुनरो व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था का विकास जो है वो मुनरो ने किया था, थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुनरो से पहले किसने और कहाँ आजमाया था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान से चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, समझाइए। भू राजस्व मतलब भूमि से मिलने वाला जो है कर या भूमि से मिलने वाली आमदनी। भू राजस्व का बंदोबस्त सीधा किसानों यानी रैयतों से करना जो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। यानी ऐसे किसानों से भू राजस्व का जो है सीधा बंदोबस्त करना जो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? भू राजस्व का बंदोबस्त सीधा किसानों से करना और बीच में कोई भी ना। किसानों के लिए नई व्यवस्था कैसी साबित हुई? नई व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी किसानों के लिए बहुत ही कष्टकारी सिद्ध हुई। राजस्व अधिकारियों ने आमदनी बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुकाने में असमर्थ हो गए और गांव छोड़कर भागने लग गए। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। अंग्रेजों ने विभिन्न भागों में किन किन फसलों को उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया? अंग्रेजों ने जो है भारत के विभिन्न भागों में किसानों को जो है उनकी मनपसंद फसल उगाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया, जिनमें बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास और मद्रास यानी जिसको हम चेन्नई कह रहे हैं उसमें चावल उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा किस प्रकार के छापे बनाए जाते थे? आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा कलमकारी छापे बनाए जाते थे। भारत में मॉरिस कॉटन छापा किसके द्वारा और कहाँ बनाया गया? मॉरिस कॉटन छापा जो है ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाया गया। नील का पौधा किन इलाकों में उगता है? नील का पौधा उष्णकटिबंधीय
इलाकों में उगता है। भारत उष्णकटिबंधीय इलाकों में आता है। यूरोप में बैंगनी और नीला रंग किस पौधे से मिलता था? यूरोप में बैंगनी और नीला रंग वोड नामक पौधे से मिलता था। अगला प्रश्न है, यूरोप में भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील से रंगाई करने पर बहुत चमकदार नीला रंग मिलता है, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। वोड भी एक पौधा है जो वहाँ पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में पाया जाता है नील पौधा, तो यूरोप में वोड पौधा पाया जाता है। तो वोड पौधे से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था, इसलिए यूरोप में कपड़ा रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। 18वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और कपास के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई तथा कपड़ों की रंगाई की मांग बढ़ने लगी, तो नील की मांग भी बढ़ने लगी। वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति बंद होने के बाद 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैन हो गए तथा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती बढ़ानी शुरू कर दी। नील की खेती के तरीके कौन से थे? नील की खेती के दो तरीके थे, एक था निज खेती और नंबर 2 था रैयती खेती। निज खेती क्या है? निज खेती व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वे जमीन खरीद लेते थे या फिर दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्याएं क्या थी? निज खेती की समस्या यह थी कि बागान मालिक खेती के लिए खेती का क्षेत्रफल नहीं बढ़ा रहे थे, यानी बढ़ा नहीं पा रहे थे। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी और ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी। नील की खेती के लिए बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी जो उन्हें नहीं मिल सकती थी। जमीन लेने के प्रयास में किसानों से टकराव व तनाव पैदा हो जाता था। बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूर चाहिए, लेकिन उसी समय धान की खेती भी होती थी, तो मजदूरों का इंतजाम करना भी मुश्किल था। एक बीघा, ये बीघा है, एक बीघा जो जैसे किला होता है हेक्टेयर, इसी प्रकार से जमीन का एक माप होता है बीघा। एक बीघा नील की खेती के लिए 2 हल और बैल चाहिए। तो इतने बड़े क्षेत्र पर नील की खेती करने के लिए हल खरीदने और उनके रख रखाव की बड़ी समस्या थी। इस व्यवस्था के तहत नील की खेती वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बागान मालिक रैयतों को नील की खेती के लिए कैसे तैयार करते थे? बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे, करार करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य यानी मजबूर कर देते थे। अगला प्रश्न है, रैयतों के साथ बागान मालिक किस प्रकार का अनुबंध करते थे? जो रैयत अनुबंध यानी करार पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले किसान को कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण देते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और फसल की देखभाल की जिम्मेदारी किसान की होती थी। कटाई के बाद
फसल जो है वो बागान मालिक के अनुसार तय की गई कीमत पर सौंप दी जाती थी, यानी बहुत कम कीमत पर जो है उस फसल को लेते थे। तो नए कर्जे के साथ वही चक्कर फिर शुरू हो जाता था जो कभी भी खत्म नहीं होता था। किसानों के लिए नील की खेती करने में एक और मुख्य समस्या क्या थी कि किसान नील की खेती करने से कतराते थे। नील की जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह कब हुआ और नील विद्रोह के परिणाम बताइए। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था जो बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। इस विद्रोह के आरंभ में नदिया जिले के किसानों ने 1859 के फरवरी मार्च में नील का एक भी बीज बोने से इनकार कर दिया। रैयतों ने लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। इस लड़ाई में पुरुष और महिलाएं लाठी, डंडे, भाले और बर्तनों के साथ शामिल हुए। उन्होंने गुमास्तों, जो कि लगान वसूल करने वाले एजेंट होते हैं, उनको कहते हैं, गुमास्तों की पिटाई कर दी। गांव के मुखिया और जमींदारों ने इस विद्रोह में रैयतों का समर्थन किया क्योंकि बागान मालिक जबरन उनकी जमीन लंबे समय के लिए ले लेते थे। रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे खूब छापा गया। बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया तथा उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती के लिए रैयतों को बाध्य नहीं किया जा सकता। इस विद्रोह के बाद नील का उत्पादन धराशायी हो गया।